जय हिंद दोस्तों, मैं फिर अजय उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन भी अभी हाल ही में चर्चा में रहा भैया आपका ज्योतिबा फुले। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन। चर्चा में रहा भैया आपका ज्योतिराव फुले चर्चा में है क्यों? तो कुछ सीधी सी बात करेंगे भाई, ज्योतिराव फुले चर्चा में है तो पहला ही क्वेश्चन है आपका भी देखो समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है तो इसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करें। तो चर्चा में है क्यों है इसके ऊपर बात करें। जैसे कि आप लोग जान दे रहे होंगे भी, इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को जन्म हुआ था भाई ज्योतिबा का। और ये थी क्या, सामाजिक कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो आप समझ गए, इन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए कदम उठाए। देखिए देश के अंदर अगर मैं बात करूं तो समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी, बहुत सारे समाज सुधारक हुए। उन समाज सुधारकों में बड़े आदर के साथ ज्योतिराव फुले का भी नाम है दर्ज किया जाता है। ठीक है, चलिए सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने किया क्या था भाई, इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था, सावित्रीबाई फुले। ये कौन थी, इनकी पत्नी थी। पत्नी के साथ मिलकर के इन्होंने काम क्या किया था वो देखेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन बन जाता है। जो बच्चों तथा महिलाओं के लिए, जो बच्चे तथा महिलाएं समाज से बहिष्कृत थे कह सकते हैं या आर्थिक रूप से बहिष्कृत थे, किसी भी तरीके से शब्द मैं अगर यहाँ पे यूज करता हूँ तो सारी चीजें हाशिए पर पहुंचे हुए, यानी कि जो बेचारे अंतिम क्षणों में जो बेचारे बिल्कुल डूब चुके हैं, उन महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया था। उत्थान यानी कि उनकी प्रगति के लिए, किसी को शिक्षा के लिए कह सकते हो, किसी को काम के लिए। तो यहाँ पर महिलाओं की शिक्षा पर विशेष तौर पर इन्होंने जोर दिया था, महिलाओं की शिक्षा पर भी इन्होंने जोर दिया था। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बना। कहाँ से ताल्लुकात रखते थे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थे कहाँ के ज्योतिराव, आप लोग समझ पा भी रहे होंगे कहाँ से थे, तो महाराष्ट्र से थे भाई। इन्होंने अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, छुआछूत। इन्होंने छुआछूत को क्या किया था, समाप्त करने में अहम योगदान दिया था। इन्होंने मिटाने में कड़ी मेहनत करी थी। तो छुआछूत को मिटाने में बड़ा योगदान दिया। चलिए इस बात के ऊपर बात करते हैं। आज मेरे ख्याल में 14 तारीख है, हाँ 14 अप्रैल है। और अंबेडकर साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा भी, है ना, अंबेडकर साहब का नाम सुना होगा। तो उन्होंने भी छुआछूत को मिटाने में बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो छुआछूत को मिटाने में बड़ा अहम योगदान दिया इन्होंने। और इन्होंने 1848 में पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। कहां पर भाई, इन्होंने 1848 में, बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाता, पुणे में। कहां पर भाई, पुणे में। अगर स्थान पूछे तो भीड़े, पुणे के भीड़े में बालिका स्कूल यानी कि कन्या पाठशाला भाई, बालिका स्कूल प्रारंभ किया। देखो कितना अपना पूरा जिंदगी इसने बच्चों के लिए और साथ ही कह सकते हैं समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए। एक और इन्होंने एक समाज की स्थापना करी थी। देखिए इन्होंने किसकी धर्म की, सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन रहा है। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने करी। सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, ध्यान रखिए। और निम्न जाति के लोग इसके अनुयायी थे ज्यादा। और उद्देश्य क्या था भाई, बुनियादी अधिकारों के लिए। इसका जो सत्यशोधक समाज का क्या था, निम्न जाति जो थी, निम्न बात आई नहीं यहाँ पर आपकी। देखो नीची निम्न मैं शब्द कहना भी नहीं चाहता, बट जब उस समय जो लोग यूज करते थे अनटचेबिलिटी, है ना, तो जो छुआछूत को बढ़ावा देते थे, उससे ग्रसित लोग इस सत्यशोधक समाज में हिस्सा लिया उन्होंने। और इसका उद्देश्य क्या था, मूल अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ना हुई, अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ना भाई। और ये ज्योतिबा फुले, साथ ही कह सकते हैं आपका भीमराव अंबेडकर साहब, इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी। और आज जो देश हमारा उत्थान पर है वो इन्हीं के कारण उत्थान पर है, जिन्होंने समाज में इन विषमताओं को मिटाया।
जिन्होंने समाज को एक रूपता प्रदान करने की कोशिश करी। समाज को एक रूपता, सार्वजनिक स्थलों पर इन्हें जाने नहीं दिया जाता था। अनटचेबिलिटी के जो शिकार लोग होते थे, छुआछूत के जो शिकार लोग होते थे, बहुत सारी चीजें हैं बताने को, बट इतना समझेंगे कि सत्यशोधक समाज और सत्यशोधक समाज में निम्न वर्ग के लोग इसके अंदर ज्यादा शामिल थे। उद्देश्य क्या था? अधिकारों के प्रति जागरूक करना, अधिकारों की मांग करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता एक और भी थे भाई, कौन थे? विठल देव कृष्णजी देवकर्णी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें, इनके पास एक उपाधि थी भाई, उपाधि तब समझेंगे आप मेरी बात को। महात्मा, इन्हें क्या बोला जाता था? महात्मा। महात्मा गांधी भी बोला जाता था, महात्मा ज्योतिराव फुले भी। महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि, देखिए हिंदू धर्म के अनुसार जो संत होता है, संत महात्मा, यानी कि सबका जो भला चाहता है उसे क्या बोला जाता है? महात्मा बोला जाता है। जिसे अपना भला छोड़ करके बाकी सबका भला चाहे, वो क्या होता है भाई? महात्मा होता है। आप कह सकते हैं इस चीज को। तो महात्मा की उपाधि दे रखी थी, किसने दे रखी थी? तो ये थे भाई विठल राव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। विठल जो राव है, विठल राव कृष्ण जी देवकर, विठल राव कृष्ण जी देवेंकर है, सॉरी माफी चाहूंगा भाई, देवेंकर नहीं है, वेदेंकर है, वेदेंकर कृष्ण, विठल राव कृष्ण जी वेदेंकर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भाई इनको 1888 में, कब भाई? 1888 में ज्योतिराव फुले को महात्मा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि प्रदान करी। किसकी उपाधि प्रदान करी? आपके बीच में है, तो महात्मा की उपाधि प्रदान करी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई। ज्योतिराव फुले चर्चा में है, क्यों है? क्योंकि इनकी जो जयंती थी, कह सकते हैं, कब मनाई गई है भाई? इनके सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो इनकी 11 अप्रैल को भाई, 11 अप्रैल को जयंती मनाई गई है। ठीक है, ओके। चलिए हमने थोड़ी सी बात करी इनके ऊपर भाई। 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म होता है। सामाजिक कार्यकर्ता थे। सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी थी। बच्चों तथा महिलाओं के लिए इन्होंने काम किया। वो बच्चे तथा महिलाएं जो हाशिए पर पहुंचे हुए थे, कह सकते हैं महाराष्ट्र से इनका संबंध था। छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। इन्हें सत्यशोधक समाज की स्थापना करी है। 1948 में पुणे भिंडेवाला में इन्होंने पहली जो महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए कन्या पाठशाला की स्थापना करी है। साथ ही इन्हें 1888 में कृष्ण जी जो थे, ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने इसको महात्मा की उपाधि प्रदान करी भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समाज में फैली विषमताओं को दूर करना, जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर का भी संबंध है, आप लोग समझ रहे हैं सारी की सारी बातें। तो मैं यहाँ पर अंबेडकर साहब का जिक्र ना करके खाली इन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। तो इन्होंने भी समाज के लिए बहुत सारा काम किया। अंबेडकर साहब ने तो किया ही किया है, उन्होंने तो संविधान की भी रचना कराने में बड़ा अहम रोल निभाया है। ठीक है, चलिए भाई, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में रहा है। अभी हाल ही में आपका 2026 राष्ट्रमंडल खेल चर्चा में। ये खेल चर्चा में क्यों है? क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपका 2026 राष्ट्रमंडल खेल चर्चा में 2026 राष्ट्रमंडल खेल चर्चा में क्यों है? सबसे पहले तो ये कि भाई दक्षिण अफ्रीका के इसकी मेजबानी कर रहा था, तो उसमें वो अपनी पूरी की पूरी, कह सकते हैं, अपनी तैयारी कर नहीं पा रहा है। इस वजह से उससे मेजबानी छीन करके किसको दे दी? ऑस्ट्रेलिया को दे दी गई। चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके ऊपर एक बार कुछ बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यह रहने वाला है। जो मेजबानी कौन करेगा? सबसे पहले तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य, कौन सा राज्य भी आपका? विक्टोरिया राज्य क्या करेगा भाई? मेजबानी करेगा इन खेलों की। किसकी करेगा? 2026 के राष्ट्रमंडल जो खेल हो रहे हैं इनकी मेजबानी। विक्टोरिया कहां पर? आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया देश का एक राज्य है। ये क्या करेगा? आपका मेजबानी करेगा, जो कि चर्चा में कब हो रहे हैं? आपके 2026 के अंदर हो रहे हैं। इन खेलों के दौरान क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इंपोर्टेंट रहेगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इस खेलों के दौरान जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ावा जैसे भाई जो खिलाड़ी कोचिंग उनको रखना है, उनके ऊपर खर्चा होना है, तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था के किस्म से बढ़ने वाली ही है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 2022। तो इंग्लैंड 18 जुलाई से 8 अगस्त तक संस्करण की मेजबानी करेगा। 2022 की अगर मैं बात करता हूँ, ये 26 की बात हो रही है। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? अब वापस आपका 2022 की। एक बार देखो, राष्ट्रमंडल जो खेल आपके, राष्ट्रमंडल खेल
आपके 4 साल के अंदर होते हैं, बता देता हूँ राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। तो 2022 के कहाँ हो रहे हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। 26 की तो मैंने बात कर दी, ऑस्ट्रेलिया करेगा, 26 का ऑस्ट्रेलिया करेगा, लेकिन 22 का कौन कर रहा है आपका, तो 22 का इंग्लैंड कर रहा है। इंग्लैंड के अंदर कहाँ पर हो रहे हैं, इंग्लैंड के अगर मैं बात करूँ तो बर्मिंघम के अंदर हो रहे हैं, बर्मिंघम के अंदर हो रहे हैं। कब से कब तक होने वाले हैं, 8 अगस्त से लेकर के, और कब तक हो जाने वाले हैं आपके ये भाई, 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक आपके बर्मिंघम में होने वाले हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आपके जो राष्ट्रमंडल खेल है कहाँ पर है, इंग्लैंड के अंदर होने वाले। 26 की मेजबानी कौन करेगा आपका, ऑस्ट्रेलिया करेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले दक्षिण अफ्रीका इस साल के संस्करण की मेजबानी करनी थी और उसके छीन लिए गए थे भाई, ठीक है। इससे पहले 2022 वाले के थे, मैं 26 की बोल के माफी चाहूंगा, 2022 वाले इसकी कौन, दक्षिण अफ्रीका ने करना था भाई, दक्षिण अफ्रीका मेजबानी कर रहा था, अफ्रीका मेजबानी कर रहा था इसकी 2022 वाले की, लेकिन ये पूरी नहीं कर पाए तो वापस किसको दे दिया, इसको मेजबानी के लिए मौका किसको दे दिया, तो इंग्लैंड को इसका मौका दे दिया गया, ठीक है। चलिए, इन्हीं राष्ट्रों को क्या बोला जाता, कॉमनवेल्थ गेम्स को फ्रेंडली, कॉमनवेल्थ जो गेम है, गेम को क्या बोला जाता है, फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंडली। कौन सा गेम भाई, फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है, कौन सा गेम कहा जाता है, फ्रेंडली गेम्स भी कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ ही इस तरह के पहले खेल कब आयोजित किए, यानी कि इसका स्टार्टअप कब किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों का, तो ये बात करते हैं 1930 में, 4 वर्ष में होते हैं, कितने वर्ष में होते हैं, 4 वर्ष में होते हैं। 2022 का कहाँ इंग्लैंड के अंदर हो रहा है, 2026 का कहाँ हो रहा है राष्ट्रमंडल, पहले कहाँ होना था दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका तैयारी नहीं कर पाया, इसलिए किसको दे दिया, ये बर्मिंघम में पहुंचे इंग्लैंड के अंदर, ये आपके खेल होने वाले हैं, चर्चा का विषय ये रहने वाला है, ठीक है। ओके, चलिए, पिछले 5 संस्करणों में से 4 संस्करण ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए इन खेलों के, ये नोट डाल के लिखेंगे, नोट, पिछले 5 संस्करणों में से 4 आपके कहाँ आयोजित किए गए हैं, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका आयोजन किया गया है, ध्यान रखेंगे। ये भी आपके शानदार क्वेश्चन है कि भाई आपका जो आने वाला है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए, दूसरी बात करते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन बता, ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले कब, तो 2018 में एक ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले कब भाई आपका 2018 में गोल्ड कोस्ट के अंदर, कहाँ पर, गोल्ड कोस्ट के अंदर अपने हुए थे, गोल्ड कोस्ट के अंदर इनकी आयोजन हुआ था, तो मेजबानी करी थी, ठीक है। 2018 के अंदर इनकी मेजबानी करी गई थी, शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये भी रहने वाला है। और 2006 के संस्करण की मेजबानी मेलबर्न में की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। 2018 का गोल्ड कोस्ट और 2006 का मेलबर्न पर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने बात की राष्ट्रमंडल खेलों की, फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की, तो कितने दिन बाद होते हैं आपके, 4 साल बाद होते हैं, ठीक है। तो 2026 का किया गया, 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा आपका, 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। 2022 का अंदर कहाँ, 28 जुलाई से लेकर के आपका 28 जुलाई से लेकर के और कब तक भी आपका ये हो रहा है आपका 8 अगस्त तक, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये कहाँ पर हो रहा है आपका, बर्मिंघम में हो रहा है, बर्मिंघम का इंग्लैंड के अंदर ये आपका किया जा रहा है। एक चीज और बताया मैंने कि पिछले 5 में से 4 आपके ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के अंदर हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो 2018 गोल्ड कोस्ट के अंदर हुआ है, उससे पहले 2006 का संस्करण मेलबोर्न के अंदर हुआ था, ये भी आप लोगों को मालूम है। 2022 का मैंने बता दिया कहाँ पर हो रहा है, 2022 का होना कहाँ था, तो ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अंदर होना था, तैयारी पूरी कर नहीं पाई, इस वजह से ये नहीं हुआ। इन खेलों का स्टार्टअप कब किया गया था, तो इन खेलों का स्टार्टअप कब किया गया था, 1930 के अंदर इनका स्टार्टअप किया गया था। इको फ्रेंडली या फ्रेंडली गेम्स, कॉमनवेल्थ को फ्रेंडली गेम्स, फ्रेंडली जो गेम्स के नाम से इनको जाना जाता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका, और भाई खेलों से क्वेश्चन बनेगा पक्का बनेगा, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम देख लेना, चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो आपका, चाहे किसी प्रकार की कोई आपकी इंटरनेशनल नेशनल लेवल की जो आपकी टूर्नामेंट है, वो सारे के सारे यहाँ पर होने वाले हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा भाई, अभी चर्चा में रहा भाई, अंतरिक्ष का मलबा चर्चा का विषय बना हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अंतरिक्ष का मलबा चर्चा में है, ये क्यों है? देखिए, बता देता हूं आपको, अंतरिक्ष के अंदर भी मलबा, ना केवल पृथ्वी के ऊपर, यानी कि कचरा तो हमें हर जगह परेशान कर ही रहा है, ठीक है। अब अंतरिक्ष के अंदर भी मलबा, जैसे कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं, सैटेलाइट को किस पे छोड़ते हैं हम, किसी न किसी रॉकेट पे छोड़ते हैं, तो रॉकेट से जो कुछ चीजें जो अपशिष्ट होता है, जैसे रॉकेट से जो चीजें बाहर निकलती हैं, जो चीजें उस सैटेलाइट से संबंधित नहीं है, तो वो क्या स्पेस में रह जाते हैं, अंतरिक्ष के अंदर रह जाते हैं, और वो फिर अंतरिक्ष के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं। आप मिलीमीटर का भी अगर कचरा है,
वहां पर वो स्पेस के अंदर घूम रहा है, और अगर वो किसी सैटेलाइट से टकरा जाता है तो भी सैटेलाइट खराब होने का डर रहता है। तो अंतरिक्ष के अंदर कचरा बहुत है। और अभी हाल में एक सर्वेक्षण किया गया, एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो कचरा हुआ सबसे कम कचरा है। अंतरिक्ष के अंदर भारत का कचरा सबसे कम है, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर भी कचरा है। और वो कचरा हमारे सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट वहां पे घूम रहे हैं, अलग अलग देशों ने सैटेलाइट छोड़ रखे। कल की बात बताता हूं मैं आपको, कल की, अंतरिक्ष के अंदर भी युद्ध होने वाला है। पृथ्वी पर हो गया, पानी में हो गया, हवा में हो गया, अब भाई पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष के अंदर युद्ध हो रहा है। और जबरदस्त तैयारी चल रही है, किस किस की? चीन, रसिया और अमेरिका की। या इस युद्ध में क्या होगा? इस युद्ध में युद्ध होगा अंतरिक्ष के अंदर, लेकिन उसके बटन कहां है? जमीन के ऊपर है। जो सैटेलाइट हैं, जैसे अमेरिका का सैटेलाइट है उसको गिरा दिया, जैसे चीन का सैटेलाइट है उसको अमेरिका ने गिरा दिया, जैसे रसिया का सैटेलाइट है उसको अमेरिका ने, या अमेरिका के सैटेलाइट को रशिया ने गिरा दिया। तो एक जबरदस्त तैयारी चल रही है कि खुफिया रिपोर्ट आई है, और उस ये आपकी है डिफेंस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कह सकते हैं आप इसको। डिफेंस अमेरिका की खुफिया विभाग जो है, FBI नहीं है, ध्यान रखना, कभी FBI वो DIT करके कुछ ऐसे है, उसने एक रिपोर्ट दी है भाई। उसने रिपोर्ट दी है कि अंतरिक्ष के अंदर चीन और रसिया युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। बात समझ गए? तो अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किसका हो रहा है? अंतरिक्ष के अंदर कचरे का हो रहा है। कचरा बहुत सारा है, जो मतलब रॉकेट के ऊपर हम सैटेलाइट जाते तो रॉकेट का कुछ जो टुकड़े, जो लोहे के टुकड़े, छोटे बड़े जो टुकड़े, वो हवा में तैरते हैं, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स है नहीं तो हवा में तैर ही रहा है। तो वो चीजें अगर सैटेलाइट से टकरा गई तो क्या होगा? वो सैटेलाइट आपका खराब, पूरा पैसा आपका खराब। तो अंतरिक्ष के कचरे की नासा ने आंकड़ा जारी किया। तो किसने जारी किया भाई? नासा। नासा आपको पता कहां की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो USA की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, ठीक है। और इसने भारत में एंटी सैटेलाइट परीक्षण करने के बाद जो पैदा हुआ था क्या? मलबा। इसके अनुसार मार्च 2019 में सैटेलाइट जो प्रशिक्षण किया था, एंटी सैटेलाइट परीक्षण करने के बाद, कौन सा भाई? एंटी सैटेलाइट परीक्षण करने के बाद जो मलबा हुआ था, मलबा पैदा हुआ था। क्या हुआ था भाई? कचरा पैदा हुआ था। कचरा कह सकते हो आप, यहाँ मलबा पैदा हुआ था। मलबा पैदा हुआ था कहां पर भाई? अंतरिक्ष के अंदर हुआ था। इसके कारण मलबे में देश का योगदान पिछले 4 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गया। अब कहां पर आ गया? एंटी सैटेलाइट परीक्षण। कचरा, मलबा जो पैदा हुआ था, इसके कारण अब जो देश है वो 4 वर्ष में सबसे कम कचरा पैदा कर रहा है। नोट डाल के लिख सकते हैं नोट। भारत अंतरिक्ष के अंदर क्या कर रहा है? अंतरिक्ष में सबसे कम कचरा पैदा कर रहा है। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर रह गए हैं, निचले स्तर पर आ गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अंतरिक्ष के अंदर मैंने बता दिया अवांछित जो वस्तुएं तैरती रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कचरा किसे कहा जाता है? अवांछित जो वस्तुएं जो हवा में तैरती जो रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मलबा कहा जाता है या कचरा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, जो कि बहुत तेज गति से घूमते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। कुल मात्रा की बात करें, नासा के ऑर्बिटल डेविस प्रोग्राम ऑफिस द्वारा प्रकाशित किया गया है न्यूनतम अंक। देखिए क्या किया किसने, जो अंक नासा के किसने भी ऑर्बिटल आपका जो ऑर्बिटल डेब्रिस प्रोग्राम जो ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शित किया पृथ्वी की निचली कक्षा में। इस किसने भी आपका ऑर्बिटल डेविस प्रोग्राम की जो ऑफिस की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या अभी आपका ऑर्बिटल डेविस प्रोग्राम ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार प्रकाशित करी इसमें क्या है? पृथ्वी की निचली कक्षा में। भाई कहां पर है? पृथ्वी की निचली जो कक्षा है, पृथ्वी की निचली जो कक्षा है, यानी कि लोअर जो कक्षा है, उसके अंदर क्या है? जो पृथ्वी की लोअर कक्षा उसके अंदर कितने टुकड़े मलबे के? तो 25,182 टुकड़े हवा में तैर रहे हैं। भाई कितने टुकड़े तैरे? बहुत हो जाते हैं, और ये किसी भी सैटेलाइट को क्या कर सकते हैं? खराब करने का दम रखते हैं। बहुत तेज गति से घूमते हैं ये, और सैटेलाइट से टकरा गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं भारत के अंतरिक्ष मलबे की संख्या केवल 114 है, जो प्रमुख अंतरिक्ष यात्री देशों में सबसे कम है। तो भारत के कितने, भारत के द्वारा पैदा किया गया कचरा कितना है?
114। और जो विशेष तौर पे जो अंतरिक्ष देश हैं आपके, जो अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, इसका कहाँ, पाकिस्तान का कहाँ नाम लेंगे, बांग्लादेश का कहाँ नाम लेंगे कि हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, है ना। इन्होंने तो भेजा ही नहीं कुछ अंतरिक्ष में, ये क्या भेजेंगे, रोटियों के लाले पड़े हैं, क्या भेजेंगे, ठीक है। तो जो प्रमुख अंतरिक्ष देश हैं, उन अंतरिक्ष देशों में हमारे हवामी जो टुकड़े मलबे के 114 हैं, जो कि सबसे कम है। टोटल 25,182 यहाँ पर ये बात कर रहा है। इसके अलावा भारत के 103 निष्क्रिय और सक्रिय अंतरिक्ष यान है। इसके अलावा दुनिया के प्रमुख जो सबसे कम हो गया। इसके अलावा भारत के पास क्या 103 निष्क्रिय और सक्रिय अंतरिक्ष यान है। निष्क्रिय और सक्रिय यानी कि काम भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे। कितने यान आते हैं? 103 अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। 114 टुकड़े हैं, 103 अंतरिक्ष के अंदर सक्रिय और निष्क्रिय यान है जो पृथ्वी की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो वो भी आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। ये भी आपका शानदार यहाँ पर एक डाटा आपको दे दिया गया है। अमेरिका में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ सबसे अधिक निष्क्रिय और सक्रिय उपग्रह है। किसके पहले नंबर पर यूएस से, फिर आपका वही चीन है, फिर आपका क्या है, रूस है। इन लोगों के सक्रिय और निष्क्रिय उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा कचरा किनका? इन्हीं देशों का कचरा अंतरिक्ष के अंदर है, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है भाई। चलिए इसकी बात करते हैं। कम करने में अंतरिक्ष मलबे, एंटी सैटेलाइट प्रेशर के बाद अंतरिक्ष मलबे में भारत का योगदान बढ़ गया था, बाद में कम हुआ भी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। नासा तो कहाँ की यूज है? तो इसरो भैया आपकी। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतरिक्ष एजेंसी है, ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका भाई? बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु के अंदर है हेडक्वार्टर की बात करते हैं। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो एस सोमनाथ साहब क्या है इसके अध्यक्ष है, याद रखेंगे। मानव जाति की सेवा में प्रौद्योगिकी, आदर्श वाक्य, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा भाई। आदर्श वाक्य क्या इसका? तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपकी मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये अच्छा है, यहाँ पे बन जाएगा भाई आपका क्वेश्चन, ठीक है। स्थापना 15 अगस्त 1969, स्थापना 15 अगस्त 1969 में। इसी से मिलती जुलती एक और हमारी यहाँ पर एक एजेंसी है जो कि काम करती है, डिफेंस DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा बेहतरीन काम करता है। जिस प्रकार से इसरो काम कर रहा है, इसरो की बात करेंगे, स्पेस एजेंसी है हमारी भारत में। अंतरिक्ष यान, उपग्रह, सैटेलाइट छोड़ने का काम इसी का है। हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना करी है। एस सोमनाथ साहब के इसके अध्यक्ष हैं। आदर्श वाक्य की बात करें तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसका क्या है, और ये पैसा भी कमा करके देती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, ये भी शानदार क्वेश्चन आपके बीच में रहने वाला है। अभी चर्चा में आपका भी चर्चा में रहेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है? हर्षवर्धन श्रृंगला आपके चर्चा में है भाई। श्रृंगला चर्चा में है क्यों? बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। चलिए भाई बात करते हैं हर्षवर्धन श्रृंगला की। तो सबसे पहले तो बता दूं आपको, ये अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं। और ये कौन से बैच के अधिकारी हैं? हम कह सकते हैं ये आपके 1984 बैच के अधिकारी हैं। कौन से बैच के? 1984 बैच के अधिकारी। 35 वर्ष की सेवा के बाद ये क्या हो रहे हैं भाई? अभी रिटायर हो रहे हैं। जैसे ही ये रिटायर हो रहे हैं, देश ने इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाल दी है, ठीक है। बहुत शानदार बंदा है, बहुत ही मेहनती बंदा है। इस बंदे ने बहुत सारे देशों में आपका ये राजदूत के तौर पर काम कर चुका है। और अब ये रिटायर हो रहा 35 वर्ष के बाद। तो अब इसके ऊपर रिटायर होते ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके ऊपर डाल दी गई है भारत में क्या भाई? भारत द्वारा 2023 का आपका क्या किया जाने वाला है? शिखर सम्मेलन। कौन सा भाई? G20 का शिखर सम्मेलन होगा कहां पर भाई? आपका भारत के अंदर। 2023 का G20 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? आपका भारत कर रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को इसका मुख्य समन्वयक बनाया गया। इसका क्या बनाया गया है इनको? तो मुख्य कह सकते हैं, मुख्य अधिकारी बनाया गया है, समन्वयक बनाया गया है, या जो ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किया गया है। तो ये काम कौन करेंगे? G20 शिखर से मुख्य तौर पे सारी जिम्मेवारी किसकी डाल दी गई? तो हर्षवर्धन श्रृंगला की डाल दी गई, जो 2023 के अंदर आपका G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। और ये आपके मैंने बता दिया 1984 के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी नहीं है। ये 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कब भाई? आपका 30 अप्रैल 2022 को ये क्या हो रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया। और मई से इनकी नई भूमिका शुरू हो जाएगी।
मई से, अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं, मई से ये आपके क्या है इसके लिए काम करना इन्होंने प्रारंभ कर देना भाई। इनको एक नई जिम्मेवारी दे दी देश के सपूत को, वीर सपूत को, बहुत बड़ा भाई काम है आपका। और भारत की G20 की शेरप्पा कौन रहेंगे? G20 की अगर हम बात करें शेरप्पा की, तो शेरप्पा कौन रहेंगे? तो ये वाणिज्य मंत्री रहेंगे, भारतीय वाणिज्य मंत्री कौन है आपको पता है? तो पीयूष गोयल साहब। पीयूष गोयल साहब क्या रहेंगे? पीयूष गोयल साहब क्या रहेंगे? शेरपा रहेंगे यहाँ पे भी। तो पीयूष गोयल साहब शेरपा रहेंगे। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो G20 का ये भी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये साहब रिटायर हो रहे हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के हैं, और अभी इन्होंने अप्रैल में रिटायर होंगे। अप्रैल में रिटायर होने के बाद इन्होंने अपना काम करना, नया काम जो नई ड्यूटी है जो भी गवर्नमेंट दे रही है, ऐसे वीर सपूत को सलाम। अभी रिटायर होने से पहले इन्हें ड्यूटी दे दी गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद का ये IFS अधिकारी आपके कैसे अधिकारी हैं? ये 1984 के IFS अधिकारी हैं, और ये 33वें नंबर की, यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। 33वें विदेश सचिव के रूप में कार्य किया है इन्होंने, जिन्होंने 33वें विदेश सचिव, नोट डाल के लिखेंगे नोट, कौन से विदेश सचिव बनी आपकी? 33वें विदेश सचिव के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। कौन से सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं? 33वें विदेश सचिव के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कहाँ पर? थाईलैंड, अमेरिका, भारत के राजदूत और बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में काम किया इन्होंने। थाईलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, भारत की तरफ से इन्होंने काम किया। 1984 में विदेशी सेवा में शामिल हुए और काफी देशों के साथ इन्होंने संबंध भी अच्छे करें। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर ये चर्चा में थे कि क्यों थे, ये भी मैं आप लोगों के बीच में बात कर चुके। अखिल भारतीय वर्ड मैंने यूज किया। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन कर सकता? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन केवल राज्यसभा करती है, ध्यान रखेंगे। और अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन को लेकर के जब प्रस्ताव रखा जाता है तो उस पर प्रधान राष्ट्रपति क्या है, मना नहीं करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, पारित कर देते हैं। एक बार रफ करता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आने वाला है अगला, ठीक है। उज्जवल परिवार देखो आप लोगों के बीच में बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे लेके आता रहेगा, लेकिन आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, क्लास को देख नहीं रहे हैं। मैं बार बार एक बात को रिपीट करता हूँ, मुझे बार बार बात करें बोलना भी अच्छा नहीं लगती है, ठीक है। ये भी ध्यान आप लोगों के बीच में होना चाहिए। अच्छा, कल आज 14 तारीख, अभी आज भी कोई विशेष दिन है पता भीमराव अम्बेडकर को लेकर के, जिसके ऊपर बात आज नहीं करूंगा मैं। हाँ, कल कौन सा दिन था? 13 तारीख को। तो कल एक बड़ा विशेष दिन था, आप लोगों को पता, 13 तारीख को बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन क्या हुआ था भाई? होल्ट एक्ट के विरोध में शांत रूप से प्रदर्शन करने वाली भीड़ के ऊपर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई थी, और उसके बाद उसी जनरल डायर को क्या किया गया था? अंग्रेजी या ब्रिटिश सेना के द्वारा सम्मानित किया गया था। बड़ी शर्म की बात थी, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कल वो काला दिन हमें याद है, हम उसको भी नहीं भूल सकते हैं, तो एक बार उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे यहाँ थोड़ी सी, ठीक है। देखिए हर वो चीज अपनी जद में होगी जिसकी आपको आवश्यकता होगी। कल भी मैंने एक बात बोली थी कि डू एंड डाई, जिंदगी के अंदर डू एंड डाई जरूर रखना दोस्तों। डू एंड डाई, करो या मरो, बस दैट्स इट। पेपर आ रहा है सिर के ऊपर, मैंने करना ही है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरी लाइफ ही खत्म है। लेकिन ये कब तक रखना है? जब तक आप पेपर दे करके बाहर नहीं आ जाते। जैसे पेपर दे के आते हैं बाहर, तो दूसरे टारगेट के लिए चलना शुरू कर देंगे। अगर आप वहां पे रुक गए तो आप पिछड़ जाएंगे इस दुनिया से भाई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है, पहले भी मैंने अभी जिक्र कर दिया आपको क्वेश्चन आने से पहले। आपका 13 अप्रैल चर्चा में था, क्यों था भाई? 13 अप्रैल चर्चा में था, क्यों था, ये बात करेंगे यहाँ पर आप लोगों को पता। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, 13 अप्रैल चर्चा में था, चर्चा में था, क्यों? बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों की क्या बच्चे की जुबान पर हमारे साथ ये घटनाक्रम किया गया था। अंग्रेजों के अनुसार 1000 लोगों को इन्होंने मारा था। इससे भी बड़ा घटनाक्रम तो इन्होंने और भी किया था। 1200 लोगों को मोतीलाल तेजावत आपने सुना होगा, बिलुस के नेतृत्व में शांत रूप से वो भी एक नदी के किनारे अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे भी उनको मारा गया था। इक्का आंदोलन से संबंधित है, वो भी ध्यान रखेंगे। और ये भी चलो वो हाईलाइटेड नहीं हुआ ज्यादा, लेकिन ये हाईलाइटेड हो चुका था आपका मुद्दा। 13 अप्रैल 2022 को वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया। इसको भी हम क्या बनाते हैं? 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग, कौन सा जलियांवाला बाग? नरसंहार की वर्षगांठ के रूप में चिन्हित करते हैं। नरसंहार की वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं, ठीक है।
किसको नमन किया जाता है, क्या मनाना होता है हमारे को? जो शहीद हुए हैं हमारे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आन बान शान, अपना परिवार त्याग दिया, अपने घर परिवार, छोटे बहन भाई, माँ बाप, वाइफ, सबको छोड़ करके, और उन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। उन शहीदों को हम नमन करते हैं, दिल से नमन करते हैं भाई। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम शहीदों को नमन करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर्ष वर्ष मेले, यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। महान शहीदों को क्या दी जाती है? श्रद्धांजलि दी जाती है भाई। क्या श्रद्धांजलि दी जाती है? उन्हें याद किया जाता है कि आज जो हम स्वतंत्रता की जो हवा के अंदर सांस ले रहे हैं वो उन्हीं की देन है, और ये ऋण हम इस जीवन में उनका चुका नहीं सकते हैं भाई। जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, जिनकी वजह से हम गर्व के साथ कहते हैं कि आज हम इंडियन हैं, जिन लोगों के प्राणों की शहादत से हमें ये मिली है, हम उनका ऋण इस जन्म में क्या हजारों जन्मों में भी नहीं चुका सकते हैं। ठीक है, तो उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि के तौर पे दिया जाता है। पीएम मोदी ने भी गई उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई 13 अप्रैल 1919 में गई। 13 अप्रैल 1919 दिन था, बड़ा शानदार दिन था, बैसाखी का दिन था, उसे काला दिन बना दिया। कहां पर भैया? आपका जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो कहां पर है? ये अमृतसर के अंदर है। अमृतसर कहां पर भैया? आपका पंजाब के अंदर है। अमृतसर पंजाब। शांतिपूर्ण तरीके से एक बैठक हो रही थी, और यहाँ पर किसने? जनरल जो डायर हैं, डायर ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गोली चला करके। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ था? निर्दोष जो लोग थे वो बेचारे मारे गए, निर्दोष लोग यहाँ पर मारे गए। इसके महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि ने क्या किया था? अपनी उपाधियां, बहुत से नेताओं ने अपनी उपाधियां यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता, बड़ा शानदार। महात्मा गांधी ने अपनी किस उपाधि का परित्याग किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधियों को क्या कर दिया था? त्याग कर दिया गया था। किसी को सर की उपाधि दे रखी थी, किसी को कुछ, तो उन उपाधियों का इन्होंने, और भी बहुत से नेताओं ने इसका प्रबल विरोध किया, और इसका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ठीक है, चलिए साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इसका तीव्र विरोध किया गया। ये हुआ क्यों था? रोलेट एक्ट के अंदर में, रोलेट एक्ट है आपका, रोलेट एक्ट लेकर के आया गया था। इसमें क्या था? किसी भी व्यक्ति को 2 साल की सजा, 2 वर्ष की सजा दी जा सकती थी, और संदेह के आधार पर, किसके आधार पर? संदेह के आधार पर 2 वर्ष तक सजा दी जा सकती थी, बिना वारंट की गिरफ्तारी कर ली जाती थी। साथ ही एक सिर्फ 5-6 लोगों का एक वो बनाया हुआ था ग्रुप। उसके बाद इसकी अपील नहीं होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अपील नहीं होती थी, ये अपील नहीं था। रोल्ड एक्ट के तहत किए गए गिरफ्तार व्यक्ति कहीं पर भी अपील नहीं कर सकता था। ये सबसे बड़ा यहाँ पर क्या था? ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कारण था। लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस रोड एक्ट या काले कानून को लेकर के चर्चा विचार विमर्श करे थे, भाई क्या करना चाहिए, कैसे विरोध करना चाहिए, और जनरल डायर ने इसके ऊपर क्या? गोली चला दी। तो यहाँ जब जनरल डायर का नाम आता तो शहीद उधम सिंह का नाम हम नहीं बोल सकते, जिसने उसके घर में घुस करके गोली मारी और इस जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लिया। उस महान वीर सपूत को भी सलाम किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपका चर्चा में रहा है। ठीक है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर। भारत में आयात चर्चा का विषय है। भारत में आयात चर्चा में रहा है, चर्चा में है। देखिए यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2 चीजें होती है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आयात है। और जब एक्सपोर्ट आपका ज्यादा, आपका कह सकते हैं जब आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो, तो उस देश का क्या होता है? घाटा होता है भाई। उस देश के व्यापार में घाटा होता है। हमने यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया है। उस घाटे ने घाटा हुआ हमारे को बहुत सारा। तो इसमें अहम योगदान भी रहा। किसका रहा? हमने आयात क्या किया सबसे ज्यादा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या हुआ? घाटा हुआ भाई। घाटा क्यों हुआ ये आप लोग समझ गए। यानी कि जब आयात ज्यादा हो यानी कि बाहर की चीजें हम ज्यादा खरीद रहे हो और बेक कम रहे हो, बेक मतलब जिनको बाहर चीजें भेज कम रहे हैं हम, चीजें मतलब जो एक्सपोर्ट कह सकते हो आप उसको, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, यानी कि जो हमारा जो निर्यात है वो क्या हो? निर्यात कम हो, तो क्या होता है? घाटा होता है। निर्यात शब्द नहीं मिलते कई बार हिंदी के, ठीक है, माफी चाहूंगा। निर्यात कम हो तो इससे क्या होता है? घाटा होता है। ये घाटा हमने दर्ज किया। मैंने पीछे इस क्वेश्चन के ऊपर बात करी थी, ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा। इसमें अहम योगदान अब ये चर्चा में क्यों है? तो सोने का जो निर्यात है, सोने का निर्यात वो बोलते ना, इतने सोना में पेड़ी कर दूंगा, या पेड़ी करना ना केवल खुद ने बल्कि देश में भी भारी पड़े भाई, देश को भी भारी पड़ता है। बोलते ना तुझे सोने में पेड़ी कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोने में पेड़ी नहीं करना भाई, ध्यान रखना है, देश के बारे में भी सोचना है। ठीक है, मैं तो पक्का सोचता हूँ भाई। ठीक है, चलिए सोने का निर्यात, सोने का आयात किया गया भाई, सोने का आयात
आयात किया गया, रिपोर्ट में सोने का आयात किया गया, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए कैसे भी आपका 2021-22 में भारत का सोने का आयात बढ़ा भाई, मांग के कारण बढ़ करके कितना हुआ। देखिए 2021-22 में सोने की मांग बढ़ी है ना, डिमांड रहती है ना, मेरा तो पेंडल गढ़वा दे है ना, मेरा तो ये गढ़वा दे, मेरा तो बोरलो गढ़वा दे है ना, मेरा तो ना वो मंगलसूत्र गढ़वा दे, मेरे तो गुट्ठी 5 आंगलियों में, 5 आंगली तो होती नहीं है, 8 आंगलियों में गुट्ठी करा दे है ना, एक हाथ में तो 4 ही होती हैं, ठीक है। पर वो अंगूठे में भी पहनती हैं आजकल, पता नहीं उसको क्या क्या बोलते हैं, भगवान जाने। अंगूठे के अंदर भी पहना जाते का आभूषण। हरियाणा के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था भाई, अंगूठे के अंदर कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो वो भी सोने की चाहिए। मेरे तो 5 जेब भी सोने की डाल है ना, हालांकि सोना पैरों में पहना नहीं जाता, लेकिन जो कुछ पैसे वाले लोग हैं वो 5 जेब भी सोने की बनवा देते हैं, ठीक है। तो सोने का आयात इसकी मांग हुई कितनी थी भाई, 33%, 33.34% से बढ़ करके कितनी होगी आपकी ये 46.14 बिलियन डॉलर की यहाँ पर क्या होगी, मांग होगी, ठीक है। इतनी मांग बढ़ी है भाई, ध्यान रखेंगे, बढ़ करके 46.14 बिलियन डॉलर की मांग हो गई है, 33% बढ़ी है। प्रतिशत की मांग की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 2021 में बढ़ी है। 2020-21 में सोने का आयात कितना हुआ था आपका, तो ये हुआ था 2021 की अगर मैं बात करूँ 20 की, 2020-21 वित्त वर्ष में तो जो सोने का आयात था, सोने का आयात जो था आपका वो था 34.62 बिलियन डॉलर, इतना था। और 21-22 में कितना होगा आपका 46.14 बिलियन डॉलर हो गया भाई, ये इतना बढ़ गया, ठीक है। और ये इसमें व्यापार घाटे में, व्यापार भारत के वित्त वर्ष की अगर मैं बात करूं तो व्यापार घाटे में, ये क्वेश्चन था, व्यापार घाटे में सीधा पूछेगा, एक अच्छा डीप क्वेश्चन बना के, व्यापार घाटे में सोने के आयात का कितना योगदान रहा है, तो ये भाई 1.92.4 बिलियन डॉलर का योगदान दिया भाई इस भाई साहब ने, बिलियन। इस सोने ने कितने का योगदान दिया, 192.41 बिलियन डॉलर का यहाँ पर योगदान दिया गया है, जो ध्यान रखेंगे। 2020-21 में व्यापारी घाटा कितना था, तो व्यापार घाटा 2020-21 में 102, व्यापार घाटा 2020-21 में 102 था। चलो उसको छोड़ दो, ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसने अपना बड़ा अहम योगदान दिया। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता, दुनिया का सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि सोने का उपभोक्ता, दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश, दुनिया का सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये आई लव है, अरे नहीं, चीन है, समझ गए, चीन है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन आपका, भारत है। उपभोक्ता पहले नंबर पर कौन है, चीन है, दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है। दूसरे नंबर पर सोने का उपभोक्ता देश कौन सा, भारत। ज्यादातर कहाँ से आता भाई, ये स्विट्जरलैंड है, संयुक्त अरब अमीरात है, दक्षिण अफ्रीका है, पेरू है, यहाँ से कहाँ से स्विट्जरलैंड है आपका, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका है आपका, पेरू है, आदि देशों से ये आपका क्या सोना मंगाया जाता है भारत के अंदर। तो सोने ने बड़ा अहम योगदान यहाँ पर रोल अदा किया है आपका घाटे में भाई, भारत के घाटे में। तो सोने का आयात बढ़ा है। आपके बीच में क्वेश्चन था, बड़ा शानदार क्वेश्चन भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। भारत की तटरेखा चर्चा में रही है भाई, क्यों रही है, भारत की तटरेखा चर्चा में है, क्यों रही, क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत की तटरेखा चर्चा में रही है भाई। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं हम भारत की तटरेखा की। तो भारत की तटरेखा जैसे तमिलनाडु के अंदर है, पुडुचेरी के अंदर है, आपका गोवा के अंदर है, कह सकते हो गुजरात के अंदर है, ये क्या है, भारत की तटीय रेखा लगती है। यानी कि वो इलाका, तटीय रेखा कौन सी होती है, वो इलाका जो समुद्र के किनारे के साथ लगता है उसको क्या बोलते हैं, तटीय रेखा कह सकते हो। समुद्र के किनारे लगने वाले को क्या बोला जाता है, तटीय बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो तटीय रेखा की अगर हम बात करते हैं
तटीय रेखा की अगर हम बात करते हैं तो तटीय रेखा अब वर्तमान में चर्चा में है। तो ये चर्चा में क्यों? क्योंकि इसका अपर्दन हो रहा है। क्या हो रहा है? तटीय रेखा का अपर्दन हो रहा है। अपर्दन, देखिए यहाँ एक शब्द यूज किया मैंने, अपर्दन। तटीय रेखा का अपर्दन हो रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता, तो तटीय रेखा का अपर्दन से आप लोग क्या समझेंगे? यानी कि वह क्या हो रहा है, जो भूमि है आपकी तटीय रेखा की जो भूमि है, उस भूमि में कटाव हो रहा है। किसकी वजह से कटाव हो रहा है? भाई आपका पानी की वजह से क्या हो रहा है? कटाव हो रहा है। तो तटीय रेखा चर्चा में कारण मैंने बताया आपको अपर्दन। अपर्दन का मतलब क्या होता है कि विघटन। विघटन का मतलब जैसे पानी से क्या हो रही है आपकी कटाव हो रहा है, ये यहाँ पर चर्चा में रहा है। अभी हाल ही किसने, जो पृथ्वी विज्ञान है, पृथ्वी विज्ञान कह सकते हो, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है और इस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, रिपोर्ट कहाँ पर प्रस्तुत करी? इसने लोकसभा के अंदर ये रिपोर्ट रखी है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? ठीक है भाई, चलिए हम बात करते हैं इन्होंने क्या कहा। मुख्य भूमि में कितनी, जो लोकसभा संसद की मुख्य भूमि में कितनी आपकी 6,907 एग्जैक्ट डाटा दिया गया भाई। 6,907 किलोमीटर आपकी क्या तटीय रेखा, तटीय जो किलोमीटर लंबी जो आपकी रेखा तटीय रेखा, उसका लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कटाव हो रहा पानी के साथ है? तो 34% हिस्सा आप सोच सकते हैं। यानी कि कट करके क्या हो रहा है, समुद्र अपनी तरफ बढ़ रहा है। यानी कि जो भारत की भूमि है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। कहां पर कम हो रही है? जो तटीय तटवर्ती जो प्रदेश है वहां पर ये कम हो रही है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दूंगा। तो कितने प्रतिशत कटाव के चक्कर में आई हुई है? आपकी 34% जो तटीय रेखा कटाव के चक्कर में आई हुई है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर NCCR, आगे बात करूंगा। देखिए NCCR सबसे पहले तो आता है, ये है क्या भाई आपका? तो ये आपका राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देता हूं, आपको पूछ लेगा ये। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान जो केंद्र है, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? चेन्नई के अंदर है। कहां पर है? चेन्नई के अंदर है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए इसकी स्थापना कब की? बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन छोटे मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर। पहला ये कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है, दूसरा ये कि जो NCCR की स्थापना कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर आपका? चेन्नई के। इसने एक रिपोर्ट दी है। इसने क्या रिपोर्ट दी है? इसने रिपोर्ट दी, चलो मैं इसका भी बता ही देता हूँ। स्थापना 1990 के बाद इसने एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया भाई कि जो कटाव की निगरानी कह सकते हैं हम, जो कटाव हो रहा है उसकी निगरानी का काम करता है ये। निगरानी किसकी निगरानी करता है? जो मैंने अभी बात करी किसकी, आपके अपर्दन की, तटीय रेखा के अपर्दन की। किसकी भाई? तटीय जो रेखा है या कह सकते हैं तटीय जो भूमि है उसके अपर्दन की निगरानी का काम ये करता है 1990 के बाद। 1990 के बाद सीधा सा पूछे, जो आपका जो आपका तटीय अनुसंधान केंद्र है उसका काम क्या है? जो कटाव हो रहा है उस कटाव को देखना कि कितना कटाव हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। 1990 से लेकर के 18 तक हुई इसका विश्लेषण किया गया। देखिए सीधा सा विश्लेषण कब से? 1990 से लेकर के और 2018 के बीच में। यानी कि जो 1990 में रेखा थी, तटीय रेखा थी या कहीं तटीय भूमि थी, उसका और 2018 वाले का विश्लेषण किया गया और रिजल्ट निकाला गया। क्या निकाला गया? वेस्ट बंगाल के अंदर। देखिए वेस्ट बंगाल में आपकी ये है 534 किलोमीटर भाई, 534.35 किलोमीटर वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें लगभग कितने प्रतिशत कटाव हुआ है भाई आपका? तो 60.5% कटाव का सामना करना पड़ा इसमें। यानी कि किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 323.07 किलोमीटर कटाव का सामना कर रहा है। यानी कि देखो इसका मतलब ये नहीं कि इतनी भूमि कट करके पानी में चली गई, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये इतनी किलोमीटर लंबी, यानी कि वेस्ट बंगाल में टोटल कितनी 534, यानी कि 534 किलोमीटर जो लंबी भूमि है उसमें से 323 किलोमीटर जो लंबी भूमि है वो धीरे धीरे कट रही है। यानी कि कटाव की चपेट में कितनी भूमि आ रही है? तो ये आपका 60.53% की बात करें और किलोमीटर की बात करें तो 323.07 किलोमीटर भूमि है वो आपका कटाव के चपेट में आ रही है। कहां की? वेस्ट बंगाल की। दूसरी बात करते हैं, देखिए ये पूरा आंकड़ा कब से कब तक का? 1990 से 2008 के बीच का भी। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं केरल। केरल के अंदर भी आपका तटीय भूमि आप लोग जानते हैं। तो केरल की तटीय लंबाई की अगर बात करें तो 592.96 किलोमीटर लंबी वहां पर तटीय भूमि है। इसके अंदर कितनी आपका 46% की बात करें तो 46 आपका 4% है। और अगर किलोमीटर की बात करते हैं तो 2.33 किलोमीटर आपके कटाव के चपेट में। ठीक है भाई, ये केरल का हो गया आपका। उसके बाद तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु में आपके 991 पॉइंट आपका
47 किलोमीटर तक ये लंबी रेखा है और इसमें आपका 42.7 कह सकते हो आप इसको, ये आपके प्रतिशत कटाव में है। किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो 422.94 कटाव दर्ज कर रहा है। इतनी जो आपकी लंबी जो भूमि है वो धीरे धीरे पानी के अंदर शामिल हो रही है, कटाव हो रहा है। इसके बाद एक हो गया वेस्ट बंगाल, 2 हो गया केरल, 3 हो गया तमिलनाडु, 4 है। चौथी में बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में आपकी तटीय लंबाई रेखा सबसे ज्यादा आपको पता है कितनी है, ये आपके बीच में है 1945 पॉइंट कुछ है भाई। इसमें कितना भी आपका 27.06% कटाव की चपेट में है। और अगर किलोमीटर की बात करें तो 537.5 किलोमीटर का कटाव यहाँ पर दर्ज किया गया, 537 किलोमीटर लंबी यहाँ पर कटाव हो रही है। उसके बाद आपका पुदुचेरी, ये कहाँ पर है भाई 41.66 किलोमीटर और ये 56 आपका 2% और कहे तो 23 किलोमीटर लगभग आपका ये कटाव में आई हुई है। देखो एक बार आंकड़ा बड़ा डरावने वाला है भाई। आंकड़ा डरावने वाला कैसा, अब जब इतने प्रतिशत यानी कि 323 किलोमीटर आपका कटाव की चपेट में, तो धीरे धीरे कट करके पूरी कहाँ चली जाएगी आपका पानी के अंदर। तो कितनी भूमि खो देंगे हम, 323 किलोमीटर खो देंगे कहाँ पर, वेस्ट बंगाल की। उसके बाद इसमें कितनी खो देंगे, 245 खो देंगे। ये आंकड़ा कब से कब तक का, मात्र केवल 30 साल का भाई, केवल 30 साल का, 30 साल भी नहीं है पूरे, 28 साल के अंदर इतनी भूमि हमारी कटाव के अंदर आई हुई है। तो जो तटीय जो हमारी भूमि है वो कटाव हो रहा है, उसकी देख रेख कौन रहा है, ये शानदार क्वेश्चन बनेगा। NCCR राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, हेडक्वार्टर कहां पर इसका, चेन्नई के अंदर है। यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी, दूसरा ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन से हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा शानदार, किस मंत्रालय के अंदर काम करती है, तो मंत्रालय की अगर मैं बात करूँ तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर काम करती है। ध्यान रखेंगे, ये भी आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका, और पूछा जाएगा आप लोगों से। चलो आज की जो क्लास अभी यहीं पे समाप्त होती है। उज्जवल परिवार की तरफ से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में हम इसी प्रकार से लेकर के आते रहेंगे। प्लीज क्लास को शेयर करा करो भाई, हो सकता है आपका शेयर करना किसी का भला हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत,